जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है लेक्चर की, उसका आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित अगले 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका आज का आपका पहला प्रश्न है। दोस्तों याद रखिए, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? क्लियर? ऑप्शन है आपके ज्वार गेहूं, गेहूं धान, गेहूं सरसों और गेहूं कपास। सही उत्तर है आपका गेहूं और धान। जब हम मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में इन दो फसलों की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान राज्य होने की तरफ कहीं ना कहीं इंगित करती है। और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि यहां सर्वाधिक रोजगार अगर लोगों को मिलता है तो वो किससे मिलता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र से मिलता है। ये याद रखने वाली बात है। इसलिए कहीं ना कहीं गेहूं और धान की भालियों को मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में जगह दी गई है। इसके अलावा ये भी दर्शाता है कि गेहूं और धान मध्य प्रदेश की दोनों महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में भी सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है वो कृषि क्षेत्र से ही हम लोगों को मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे गेहूं और धान के उत्पादन की दोस्तों, तो याद रखिएगा धान पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और गेहूं उसके बाद दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण फसल में आती है। क्लियर? धान का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा और गेहूं का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा चाइना करता है। भारत दोनों में ही विश्व में दूसरे नंबर पर है। गेहूं की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा यूपी में होता है और धान सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में धान बालाघाट में ज्यादा होता है और होशंगाबाद नरसिंहपुर का जो क्षेत्र है यहां पर आपको गेहूं सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्लियर? ये तो बात हुई इनकी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में मौजूद अन्य प्रतीकों की हम बात करें प्रतीक चिन्हों की दृष्टि से, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में आपको 24 स्तूप की आकृति भी देखने को मिलती है। अगर आप प्रतीक चिन्ह को ठीक से देखेंगे तो जो 24 स्तूप की आकृति वो मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक चिन्ह के सबसे ऊपर दी गई है। 24 स्तूप बने हुए हैं। ये 24 स्तूप कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भूमि की तरफ दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म भी रहा है और सांची का स्तूप इसका सबूत भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कई सारे स्थान हैं जहां बौद्ध धर्म की भूमि होने के साक्ष्य मिलते हैं। सांची का स्तूप जो है वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो रायसेन क्षेत्र में है, और इसकी जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी, जो शुंग वंश के महान राजा थे, शुंग वंश के संस्थापक भी थे। क्लियर? तो यहां पर 24 स्तूप की आकृति की बात की। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में आपको केंद्र में वट वृक्ष और अशोक के सारनाथ के जो स्तंभ उसके सिंह भी दिखाई पड़ते हैं। इसमें सिंह की संख्या 4 है। ये सारनाथ का जो स्तंभ है वाराणसी यूपी में स्थापित करवाया गया था अशोक के द्वारा। इसके अलावा यहां बात करिए वट वृक्ष की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके गुणों के कारण ही वट वृक्ष को मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह को जब आप गौर से देखेंगे, इसमें एक तरफ मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है और दूसरी तरफ लिखा होता है सत्यमेव जयते। अगर हम सत्यमेव जयते की बात करें तो याद रखिएगा ये भारत का भी आदर्श वाक्य है और मध्य प्रदेश का भी। सत्यमेव जयते जो है ना दोस्तों, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया आदर्श वाक्य है, जो भारत का आदर्श वाक्य भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो इस प्रकार से हमने ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया कि कहां कहां से आ सकते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? ऑप्शन है 19 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष या 20 वर्ष से कम। तो यहां सही उत्तर है 19 वर्ष से कम उम्र के जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है हर साल। इनका प्रारंभ किया गया था 1994 से। कब से प्रारंभ किया गया था? अगर एग्जाम में पूछे दोस्तों तो क्या बताएंगे? 1994 से ये पुरस्कार प्रारंभ किया था और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाती है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है और इसके अंतर्गत यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी खिलाड़ी पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेला हो और उसको जीता हो तो उसी को यह पुरस्कार दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। जिसमें 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है और एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों को ही एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, जो खेल के क्षेत्र में जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कहता है
मध्य प्रदेश के वे खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी बने। तो ऑप्शन है लतीफ अनवर, मुश्ताक अली, अख्तर हुसैन, असलम शेर खां। सही उत्तर है आपका लतीफ अनवर। लतीफ अनवर 1956 से 1964 के बीच में जो पाकिस्तान की हॉकी टीम रही दोस्तों, उसके अंतर्गत खिलाड़ी थे, कप्तान भी बने पाकिस्तान की हॉकी टीम के। और यह भी याद रखने योग्य बात है कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और सिल्वर मेडल भी जीते थे। और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्लियर? तो लतीफ अनवर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे और पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी बने थे आगे जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो कॉलम दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2। एक तरफ बांध, एक तरफ नदी है। बांधों को नदी के साथ जोड़ना है आपको और इन ऑप्शन के हिसाब से उत्तर सेट करना है। ठीक है, तो यहां देखिए पहला ऑप्शन है आपका पुनासा। पुनासा जो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। बाण सागर कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। और माता टीला कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो यहां पर पहले का चौथा, यहां ढूंढते हैं पहले का चौथा कहां है? ब में है और स में है। मतलब एलिमिनेशन कर देंगे, हटाने वाली व्यवस्था पे चले जाएंगे और पहला और चौथा ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं खा रहा है। अब हम लोगों को दो ऑप्शन में से एक सही को चुनना है। तो यह देखो, दूसरा जो है गांधी सागर वो चंबल पे है, तो ब का तीसरा देखेंगे, ब का तीसरा यहां दोनों में दिया हुआ है। और आगे देखना पड़ेगा बाण सागर, बाण सागर सोन नदी पर है। तो यहां देखिए स का पहला होना चाहिए, तो स का पहला यहां है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स। क्लियर? माता टीला बांध का है, बेतवा नदी पर है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हो। अब इनकी क्वेश्चंस में जो बांध और नदी थी इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जो पुनासा है ना दोस्तों, ये खंडवा में है। क्लियर? और गांधी सागर जो है ये मंदसौर में है। बाण सागर जो है ये शहडोल में है। और माता टीला जो है ये ललितपुर में है। ललितपुर यूपी में है, ये याद रखिएगा माता टीला। अब जो माता टीला बांध है इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो बेतवा नदी पर है। ठीक है, इसे राजघाट भी कहते हैं। बाण सागर जो है ये शहडोल में है और ये सोन नदी पर है। कहां? शहडोल में। शहडोल में कहां? तो याद रखेंगे शहडोल के देवनूद पे है। क्लियर? और गांधी सागर जो है चंबल नदी पर मंदसौर में है। और ये जो परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। याद रखिएगा चंबल नदी घाटी परियोजना का हिस्सा कौन सा है? तो गांधी सागर है, ये याद रखिएगा। क्लियर? और पुनासा जो है वो नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है, जो खंडवा में पुनासा में है। जो पुनासा डैम है ना, इसकी स्थापना के जो आधारशिला है वो 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी इस उद्घाटन के कुछ दिनों बाद। क्लियर? इसके अलावा हम देखें तो ये जो परियोजना, ये नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है, खंडवा में है। गांधी सागर जो बांध है दोस्तों, ये मंदसौर में बनाया गया था और इसका जो बोल सकते हैं 1960 में ये प्रारंभ हुआ था। और ये जो चंबल घाटी परियोजना है, जो मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी नदी घाटी परियोजनाओं में, जो 1954 में उद्घाटित की गई थी। तो वो कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना थी। आधारशिला जवाहरलाल नेहरू के समय रखी गई थी और इसके तहत 3 चरणों में अलग अलग बांध बनाए जाने थे। पहले चरण में गांधी सागर बनाया गया, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बनाया गया और तीसरे चरण में कोटा बैराज जो है वो बनाया गया था। कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और गांधी सागर मंदसौर में बनाया गया था। याद रखिएगा राजस्थान यूपी की संयुक्त परियोजना है। और बाण सागर जो है वो एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो सोन नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, माता टीला बेतवा नदी पर बनाई गई थी। अगर यहाँ पे इनके सन की बात करें तो जैसे ये पुनासा 1984 की है, गांधी सागर 1960 की है, बाण सागर जो 1978 में, माता टीला 1958 में। क्लियर? इनके सन भी याद रख लीजिएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये सही उत्तर आपका मिल जाता है स। और उसके अलावा की अदर जानकारियां जो एग्जाम में बहुत काम में आ सकती है, सभी चीजों को नोट कर लेना। एक प्रकार से हमने ये एमपीजीके का पूरा लेक्चर ही कवर कर लिया है इस क्वेश्चन श्रृंखला के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है काली, लाल, लेटेराइट या चिकनी। क्लियर? उत्तर है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है। और याद रखना है काली मिट्टी जो है वो लावा
का परिणाम होती है। और लावा किस वजह से आता है? ज्वालामुखी क्रिया से आता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा निकलता है जिससे आग्नेय चट्टान बनती है, और उन्हीं आग्नेय चट्टान में एक होती है बेसॉल्ट। तो बेसॉल्ट चट्टान का विखंडन होने के बाद हजारों सालों में काली मिट्टी जो होती है वो बनती है। ये याद रखिएगा। काली मिट्टी की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो याद रखिएगा, काली मिट्टी जो होती है ये इसमें चूना ज्यादा होता है, इसलिए जब भी ये सूख जाती है तो सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा चूना कौन सी मिट्टी में ज्यादा है, तो काली मिट्टी में। सबूत क्या है? जब सूखती है तो दरारें पड़ जाती है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब इसको गीला कर देंगे तो ये चिपचिपी हो जाती है। तो गीला करने पे चिपचिपी कौन सी मिट्टी हो जाती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी की जलधारक क्षमता ज्यादा होती है? काली मिट्टी की होती है। उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर। और मालवा के पठार पर यह बहुत ज्यादा है। पूरे भारत की बात करें, दक्कन का पठार जो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, इस पूरे पठार पर आपको काली मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि काली मिट्टी गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के मालवा में ज्यादा है, इसलिए इस पूरे जोन में आपको कपास का उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। और इसके अलावा मालवा को अन्न का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी के इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनाज उपजाया जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 कहता है विक्रम पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके खेल प्रशिक्षक को, सीनियर खिलाड़ी को, जूनियर खिलाड़ी को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। सही उत्तर है आपका दोस्तों सीनियर खिलाड़ी को। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें हर साल मध्य प्रदेश सरकार विक्रम पुरस्कार देती है। ठीक है। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। साल में 12 लोगों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, जो 5 वर्ष के अंतराल में, 5 वर्ष के दौरान 2 बार लगातार राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है और इसका प्रारंभ किया गया था 15 मई 1990 को। क्लियर। तो ये बात हुई विक्रम पुरस्कार की। अब हम विक्रम पुरस्कार के थोड़े से करंट अफेयर से संबंधित व्यवस्था को भी देखते हैं, क्योंकि 2022 में विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ियों को प्रदान किए गए थे। तो एग्जाम में वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो यहां देखिए 2022 में विक्रम पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो समझेंगे, इसके बाद मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन भी डाला हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहां से कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहां देखो, आद्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस खेल खेलती है, होशंगाबाद से है। एनी जैन तैराकी से संबंधित है, इंदौर से है। आरती नाथ कयाकिंग कैनोइंग खेलती है, धार से है। मनीष कीर शूटिंग खेलते हैं, भोपाल से हैं। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी से है, इंदौर। श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन, इंदौर। नैन्सी जैन खो खो खेलती है। रागिनी चौहान सॉफ्टबॉल, देवास। और पूनम शर्मा जो है जूडो खेलती है, भोपाल से हैं। रोहित बाजपेयी योग के लिए हैं, इंदौर से हैं। भगवान सिंह साहसिक खेल संबंधित है, भोपाल में। और रत्नेश पांडे साहसिक खेल संबंधित है, सतना से। तो ये वो लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने 2022 का विक्रम पुरस्कार जीता है, और ये इनके खेल हैं और ये उनके जिले हैं जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सुदीप्ति हजेला कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना होगा घुड़सवारी से। या क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में विक्रम पुरस्कार विजेता सुदीप्ति हजेला का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, तो बताना होगा इंदौर से। ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और मैं समझता हूं कि यहां से प्रश्न आना चाहिए आने वाली व्यापम की परीक्षाओं में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए खिलाड़ी के नाम, एक तरफ दिए उनसे संबंधित खेल, और यहाँ आपको ऑप्शन दिए, इनके आधार पर आपको ये ऑप्शन चुनना है। अब देखिए अंजलि वशिष्ठ कौन से खेल से संबंधित है? कयाकिंग कैनोइंग से। अजय यादव किससे संबंधित है? कराटे से। रिया डेविड किससे संबंधित है? सॉफ्ट टेनिस से। अमी कमानी स्नूकर से संबंधित है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 यहां पर पूरी जोड़ी मिल गई, मतलब क्वेश्चन जो है उत्तर ए है आपका ऑप्शन। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका दोस्तों? ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ऐसे प्रश्न है लगभग
सुमेलित कीजिए खिलाड़ी ए और इनके खेल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यहां देखो, एक तरफ दिया है कीर्ति केवट शूटिंग खेल खेलती है, अरुंधति शर्मा का संबंध वुशु से है, मनीष बारस्कर का संबंध सॉफ्ट टेनिस से है, प्रियांशु पांडे का संबंध कयाकिंग कैनोइंग से है। तो यहाँ ऑप्शन आपका मिल रहा है ए। तो उत्तर सही क्या है? ए है। ये नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि यहां से किसी खिलाड़ी का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बराबर। चलिए, तो ऐसे खेलों से प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं डेफिनेटली आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? ऑप्शन है 1 जून 1949, 10 जून 1949, 15 जून 1949 या 12 जून 1949। सही उत्तर है आपका 1 जून 1949। याद रखिएगा, 1 जून 1949 के पहले भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर, स्वतंत्र स्टेट के तौर पर स्थित था और इसको शामिल नहीं किया गया था। अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बनने के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का नवीनतम स्वरूप गठित हुआ। अब ये जब गठित हुआ तो इसमें यहां याद रखिएगा कि पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और उन्हीं में से मध्य प्रदेश एक था। अब ये जो मध्य प्रदेश बना था ना, ये भाषा के आधार पर बनाया गया प्रदेश था। इसके पहले व्यवस्था अलग थी। इसके पहले मतलब 1947 से 1956 तक की व्यवस्था आपको अलग दिखाई पड़ती है। यहां पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो पूरे मध्य प्रदेश को जो सेंट्रल रियासतें थी उनको मिलाकर बनाया गया था और इसको भाग ख भाग ग में बांटा गया था और भोपाल स्टेट को एक स्वतंत्र स्टेट के तौर पर रखा गया था। लेकिन बाद में जब इनमें परिवर्तन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनने के बाद, तो बदलाव के बाद जो भोपाल स्टेट था इसको मध्य प्रदेश के भाग ग, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, तो इस विंध्य प्रदेश के पूरे इलाके में शामिल कर लिया गया और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो शंकर दयाल शर्मा बनाए गए थे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेट को भाग सी में विलय किया गया था। लेकिन इसके पहले अगर हम देखें, 1 जून 1949 के पहले अगर हम देखें तो भोपाल स्टेट एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित था। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा 1723 से 1728 के बीच में भोपाल का नवाब हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद ने भोपाल की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की थी इस समय। इसके बाद भोपाल के अलग अलग नवाब होते चले गए और यहां देखिए 1926 से लेकर 1947 के समय में आपको भोपाल का अंतिम नवाब देखने को मिलता है हमीदुल्ला खान, और ये भोपाल का अंतिम नवाब भी रहा है, ये आपको याद रखना है। भोपाल में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बेगमों का शासन भी रहा है। क्लियर? तो यहां पर बेगमों का जो शासन रहा है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो हम लोग आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भोपाल की बेगम की भी बात करेंगे कि भोपाल की बेगम में कौन कौन सी बेगमों ने भोपाल पर शासन किया और अंतिम बेगम कौन थी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है? 1 जून 1949 को भोपाल को भारतीय संघ में शामिल किया था, याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 कहता है खेल स्कूल संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रीवा, खंडवा, सीहोर, रायसेन। सही उत्तर है आपका सीहोर। खेल स्कूल संस्थान सीहोर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कहता है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। इंडोर स्टेडियम क्या होता है? जो पैक होता है, जिसमें छत भी पूरी तरीके से पैक होती है, बारिश का पानी नहीं आ सकता, बंद होता है पूरी तरीके से इंडोर स्टेडियम। और मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख इंडोर स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंदौर में है अभय प्रशाल स्टेडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 1840 में प्रकाशित हुआ था, यह था नवभारत, अखबार ग्वालियर, मालवा अखबार या नई दुनिया। सही उत्तर है आपका ग्वालियर अखबार दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था, तो 1840 में प्रकाशित हुआ था। और मुंशी लक्ष्मण दास वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस अखबार का प्रकाशन किया था और ये उर्दू में था, याद रखिएगा उर्दू में था। ग्वालियर से ये निकाला जाता था अखबार, ये आपको ध्यान रखना। तो ये मध्य प्रदेश का पहला अखबार समाचार पत्र था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो था वो 1780 में पहला अखबार निकाला गया था। उसका नाम था क्या? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला अखबार था, जो जेम्स ऑगस्टस
हिक्की के द्वारा संपादित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, तो दोस्तों दुनिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रयोग किया वो चाइना ने किया है, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ करने वाले थे वो पुर्तगाली थे। पहला पुर्तगाली भारत में 1498 में वास्को डी गामा आया था, और उसके बाद भारत में एक के बाद एक यूरोपीय लोगों की झड़ी सी लग गई थी और हम गुलाम बनकर रह गए थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेकर आया? तो पुर्तगाली लाए थे। और दुनिया में सबसे पहले कहां हुआ था? तो चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये व्यवस्था है काय की मध्य प्रदेश में पहले समाचार पत्र की। कौन सा था? अखबार ग्वालियर। कहां से आता था? ग्वालियर से। कौन सी भाषा में था? उर्दू भाषा में था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल है, इसे कौन सा प्रकाशन समूह निकालता है? आपका उत्तर है नई दुनिया। नई दुनिया के द्वारा खेल हलचल जो इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा। सही उत्तर है आपका दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में है। लेकिन याद रखिएगा कि जुलाई 2013 में जो डाकतार व्यवस्था उसको भारत से समाप्त कर दिया गया। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो याद रखिएगा इसका प्रथम प्रयोग किया गया था 1850 में। यह समय था जब भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था उसके समय भारत में डाकतार व्यवस्था लाई गई थी, जिसका सबसे पहला प्रयोग 1850 में किया गया था। और 1854 में भारत में पहला डाकघर बनाया गया था। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भारत में पहला डाकघर कब बनाया गया था, तो याद रखेंगे 1854 में भारत में पहला डाकघर बनाया गया था। और 1855 में आम लोगों के लिए डाक की सुविधा को खोल दिया गया था। लेकिन 2013 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। दोस्तों ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये डाकतार व्यवस्था थी जो डलहौजी के समय लाई गई थी। अगर ऑप्शन आ जाता कब लाई गई थी तो बताएंगे 1854 में लेकर आए थे। ठीक है, चलिए अगली व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन सा था? तो याद रखिए ऑप्शन है आपके नवजीवन, वीणा, मालवा या सुधा। सही उत्तर है आपका दोस्तों नवजीवन। नवजीवन मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? नवजीवन, जिसका प्रकाशन 1939 में किया गया था। तो एग्जाम में अगर ये पूछ लेता है कि नवजीवन का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कहता है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन स्थल है इंदौर, ब्यावरा, रतलाम, जबलपुर। पहल पत्रिका का जो प्रकाशन है दोस्तों वो जबलपुर से किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, या पीपल का वृक्ष है, या नारियल का वृक्ष है? सही उत्तर है आपका दोस्तों बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसकी औषधीय गुणों के कारण, इसके जीवन के कारण, इसके कहीं ना कहीं जड़ों मिट्टी को बांधकर रखने की विशेषता के कारण और इसके सांस्कृतिक महत्व के कारण ही वट वृक्ष को, बरगद को मध्य प्रदेश और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है, ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कहता है मालवा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1835 से, 1830 से, 1848 से, 1850 से। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1848 से। प्रेम नारायण जी, प्रेम नारायण जी का नाम याद रखेंगे। प्रेम नारायण जी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था और ये हिंदी में, हिंदी का पहला समाचार पत्र भी था मध्य प्रदेश का। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि हिंदू और उर्दू दोनों, हिंदी उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में प्रसारित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, तो मालवा अखबार था। क्लियर? अकेले उर्दू भाषा में अगर पूछ ले तो ग्वालियर अखबार था, लेकिन उर्दू हिंदी दोनों में पूछ ले तो कौन सा था, तो याद रखेंगे मालवा अखबार। अब उर्दू का भी पता, हिंदी का भी पता, हिंदू उर्दू का भी पता, तो अंग्रेजी का कौन सा था? अंग्रेजी का था जबलपुर समाचार। जबलपुर समाचार जो था वो मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1848 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर से हुई थी? दोस्तों आकाशवाणी की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिकता दिखाई पड़ता है और खासकर इसकी प्रासंगिकता मोदी जी के द्वारा स्थापित की गई है। मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इसकी प्रासंगिकता को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और आज भी हमें ऐसा लगता है कि रेडियो आकाशवाणी जो है वो आपके संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है।
क्लियर दोस्तों। तो यहां देखिए कि ऑप्शन दिए हैं आपको, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो इंदौर शहर से की गई थी और 22 मई 1955 को पहली बार ये आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। लेकिन अगर हम स्टूडियो की बात करेंगे तो भोपाल में पहला स्टूडियो बनाया गया था और इंदौर में दूसरा स्टूडियो बनाया गया था। ठीक है। अगर हम भारत में अगर इसकी शुरुआत की बात करें रेडियो की, तो भारत में 1922 में रेडियो की शुरुआत हुई थी। ठीक है। कहां? 1922 में बंबई प्रेसिडेंसी से रेडियो की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। और यह भी याद रखिएगा 13 फरवरी को वैश्विक स्तर पर विश्व रेडियो दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। तो ये तो बात हुई किसकी? आकाशवाणी की और रेडियो की। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 27 आकाशवाणी केंद्र है वर्तमान में। ठीक है, 27। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में निजी टेलीफोन सर्विस की, तो एयरटेल कंपनी ने मध्य प्रदेश में निजी टेलीफोन सर्विस शुरुआत की थी। और बात करें रंगीन टीवी की, तो मध्य प्रदेश में 1980-84 के बीच में रंगीन टीवी भी आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन यहां अगर आकाशवाणी की बात हो रही है तो 1955 में पहली बार आकाशवाणी का कोई प्रोग्राम प्रसारित किया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परियोजना और दूसरी तरफ परियोजना के अन्य नाम है। तो परियोजनाओं को और किस नाम से जाना जाता है उसको मिलाना है, उसके आधार पर ये ऑप्शन चुनना है। तो यहां याद रखिए, पहला है बरगी, बरगी को रानी अवंतीबाई सागर कहते हैं। हलाली, हलाली को सम्राट अशोक सागर कहते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को राजघाट परियोजना कहते हैं। अपन बेनगंगा जो है इसको संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहले का चौथा। यहां दो ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब द को हटा देंगे, अ को हटा देंगे। दूसरे का तीसरा इस ऑप्शन में, मतलब स जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है यहां पर। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो याद रखिएगा, बरगी जो है ना ये जबलपुर के बिजौरा में है। जबलपुर के बिजौरा में बरगी परियोजना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसको आप अवंतीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं। हलाली परियोजना का नाम बदलने को लेकर बहुत बड़ी इशू हुआ था। इसे आप सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, जो रायसेन क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को आप माता टीला बांध के नाम से भी जानते हैं, जो 1958 में स्थापित हुआ था बेतवा नदी पर। इसको आप राजघाट परियोजना भी कहते हैं, ललितपुर यूपी में है ये। और अपर बेनगंगा जो है ये संजय सरोवर के नाम से जानी जाती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में हम देखें, बालाघाट तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें यह परियोजना देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका नाम संजय सरोवर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 21 कहता है सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राजपीपलाना, महादेव, मैकाल, अमरकंटक। सही उत्तर है आपका दोस्तों मैकाल। याद रखिएगा, मैकल दक्षिण से है और उत्तर से देखें तो यहां पर विंध्याचल आता है। इसकी जो गिठान होती है, इस गिठान को आप अमरकंटक पठार के नाम से जानते हैं, जिसके पश्चिम से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो 13-12 किलोमीटर फ्लो करती है, जिसका फ्लो लगभग 1077 किलोमीटर कहां है? मध्य प्रदेश में, और बाकी का अन्य राज्यों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये मेकल सुता कहते हैं नर्मदा को, क्यों? क्योंकि इस श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो ये पूर्वी भाग मेकल कहलाता है। और इसके पश्चिम में थोड़ा सा जाएंगे तो यहां पर होता है महादेव। महादेव जो है सतपुड़ा का, उस पर धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है वो महादेव का हिस्सा है, जो 1350 मीटर के आसपास ऊंची है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा रेंज में आती है, पचमढ़ी क्षेत्र होशंगाबाद में आती है। ठीक है, आप पश्चिम में और जाएंगे तो ग्वालियर और राजपीपलाना की श्रेणी आपको देखने को मिलती है सतपुड़ा में। सतपुड़ा जो है दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है, अवरुद्ध पर्वत है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है वो आपको दिखाई पड़ता है मैकल पर्वत के तौर पर। ये 1120 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित प्रेम नारायण, बलदेव प्रकाश और हरिशंकर परसाई। दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वसुधा पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं। और हरिशंकर परसाई का संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कहां? होशंगाबाद से है। और 1922 में इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। कहां? जबलपुर में हुई थी। तो जबलपुर से भी इनका संबंध दिखाई पड़ता है, इनकी मृत्यु जबलपुर में हुई थी। ठीक है, और हरिशंकर परसाई जो थे एक व्यंग्यकार थे, कहीं ना कहीं आपको हंसाने का काम करते थे, व्यंग्यकार थे, ये याद रखना है आप लोगों को। और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित व्यंग्य ये करते थे। इनके प्रमुख अगर मैं कृतियों की बात करूं तो काक भगोड़ा,
काग भगोड़ा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति रही है। इसके अलावा भूत के पांव पीछे, इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं, और एक और है नागफनी, रानी नागफनी की कहानी। क्लियर? तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, विशेष तौर पर एमपीएसआई और कांस्टेबल की परीक्षा में ये कृतियां पूछता है। हरिशंकर प्रसाई जो है वो होशंगाबाद से संबंधित रहे और इनका जन्म 1922 में होशंगाबाद में हुआ था, जबलपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी कृतियां भी मैंने आप लोगों को बता दी कि ये रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, इसलिए जाने गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 कहता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित होते हैं? भोपाल से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? ऑप्शन है कपिलधारा, धुआंधार, शैलधारा, रुद्रधारा। यहाँ देखिए कपिलधारा जो है नर्मदा नदी पर है, लेकिन कपिलधारा आपको मिलता है अनूपपुर में। धुआंधार जो है वो नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये कहाँ है? भेड़ाघाट, जबलपुर। क्लियर? ये भी नर्मदा पे है। शैलधारा जो है ये भी नर्मदा पर है और ये आपको मिलता है मंडलेश्वर। और दुग्धारा जो है ये आपको मिलता है अनूपपुर में। ठीक है, ये अनूपपुर में जो मिल रहा है ये भी नर्मदा पर है, ये भी नर्मदा, चारों नर्मदा के हैं। लेकिन शहस्त्रधारा मंडलेश्वर, और मंडलेश्वर कहाँ आता है? खरगोन। खरगोन में कहा? महेश्वर में। तो याद रखिएगा महेश्वर में शहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है और एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा। उत्तर है आपका इंदौर। तो फिर इंदौर जो है मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी है, इंदौर मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है, इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के साथ इंदौर बहुत फेमस है और स्वच्छता में 6 बार लगातार नंबर 1 आने वाली चीज जाती इंदौर है, जहां पर मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड स्थित है। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हमने ये फिर 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया और आपके एमपीजीके के क्वेश्चन भंडार को और बढ़ाया। आशा करता हूँ कि आप लोग आनंद के साथ इस लेक्चर को सुन रहे होंगे और सभी चीजों को नोट कर रहे होंगे। ऐसे इस लेक्चर को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर मैं 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।